हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में लेखपाल परीक्षा के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन की बुक है ग्राम समाज एवं विकास, ठीक है, इस पर जो है चर्चा करेंगे। तो इसकी जो ये बुक है ग्राम विकास की, इसमें क्या है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सारा टॉपिक कवर किया गया है। तो हम जो है 1 या 2 वीडियो में ये सारा जो है बुक कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला टॉपिक जो है हमारा वो ग्राम विकास एवं भारतीय संदर्भ में, ग्राम में विकास भारतीय संदर्भ में है। तो इसके जो संबंधित क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, तो इसका करीबन 60 या 70 क्वेश्चन होंगे। ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत गांव में बसता है। ये बहुत ही मतलब यह कथन किसने कहा है, ये सबको पता होता है कि ऐसा कथन गांधी जी ने ही कहा था, ठीक है, गांधी जी ने कहा था। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है और ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत का परिचायक भी है। तो भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं, तो गांव में रहते हैं, तो 68.82 लगभग, ठीक है, इतने परसेंट लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। अब इसको 100 से घटा दोगे आप तो जितने शहर में रहेंगे वो आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीणी का पद सभी वंशानुगत तो कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कभी निर्वाचित रहा है। यह कथन किसका है, तो इसका आंसर ए जो डोनाल्ड हैं ये कथन है। ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित और कभी निर्वाचित रहा है, ये कहा है प्रोफेसर मैकडोनाल्ड के अनुसार। ग्रामीणी का जो है पद है वो कभी वंशानुगत, कभी नामित, कभी निर्वाचित रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था। तो इसमें जो है ग्रामीणी जो है ये ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख होता था। ऋग्वैदिक काल में ग्राम राज्य का मुख्य आधार कुल परिवार था। राज्य का मुख्य आधार क्या था, परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप, ठीक है, परिवार का मुखिया कुलप था, ठीक, परिवार का मुखिया जो है वो कुलप था, और अर्थात गृहपति कहलाता था। कई कुलों को मिलकर ग्राम बनता था, कई कुलों को मिलकर ग्राम बनता था, जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था, ठीक है। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनते थे, जिसका सेनापति विश्वपति कहलाता था। विश्वों के समूहों को जन कहा जाता था, जिसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार है। मूल इकाई क्या थी, परिवार थी। उसके बाद परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। फिर कई कुलों को मिलकर क्या बनता था, ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। और अनेक ग्राम में मिलकर क्या बनता था, विश्व बनता था, और वो विश्व उसका प्रधान कौन होता था, विश्वपति होता था। अनेक विश्वों को मिलकर क्या बनता था, जो है जन बनता था। इसका प्रधान कौन होता था, जनपति होता था या राजा होता था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में गांवों में हदबंदी, भूमि मकान का पंजीकरण, कर की छूट और जनगणना कौन करता था। तो ये जो गोप होते थे उस समय के अधिकारी मौर्य काल में, गोप किया करते थे। गोप गांव की हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीकरण, कर की छूट, जनगणना का कार्य भी करता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीणी होता था। से ग्राम की भूमि प्रबंधन, सिंचाई साधनों की व्यवस्था का अधिकार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, ठीक है। संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, तो मनरम जो है वो संगम काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख होता था। संगम काल में ग्रामीण और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख मनरम होता था, ठीक है। चोल काल में ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी, तो चोल काल में ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था उर थी। क्या थी, उर थी। चोल काल में ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था उर थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। उर का मुख्य कार्य सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों, बगीचों निर्माण हेतु ग्राम में भूमि का अधिग्रहण करना था। सभा, अग्रहारों, ब्राह्मण बस्तियों
की सभा थी तथा सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसे वरीयम कहते थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के काल में स्थानीय शासन कितने भागों में वर्गीकृत था? तो 3 भागों में वर्गीकृत था। शेर शाह के काल में स्थानीय शासन सॉरी 3 कालों में वर्गीकृत था। पहला क्या था? सूबा और इक्ता, दूसरा सरकार, तीसरा परगना। ठीक है, प्रत्येक इक्ता या सूबा अनेक सरदारों में विभाजित होता था, जिसे सरदार सिखदान या मुंसिफ खान 2 अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार अपने परगनों में बटा होता था, जिसमें एक सिखदार, एक मुंसिफ, एक फत्तेदार और 2 कारकुन होते थे। ग्राम व्यवस्था शेरशाह के शासनकाल के पूर्व की भांति ही रही है। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में किसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता था? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है। तो रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता था। लॉर्ड रिपन, जिनका शासनकाल देखिए 1880 से 1884 था, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता था। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए थे। स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1936 में। ठीक, 1936 में स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना शुरू की गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना 1936 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक गांव में है। ठीक है, सेवाग्राम आश्रम भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित दूसरा आश्रम था। इसके पूर्व गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये आश्रम गांधी जी के रचनात्मक कार्यों और राजनीतिक आंदोलन आदि के संचालन के केंद्र में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? तो जो है स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है, भारत, देखिए ऑप्शन बी इसका सही है। भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय 7वीं अनुसूची के दूसरी सूची राज्य सूची में रखा गया है। अनुच्छेद 40 के क्रियान्वयन के संदर्भ में अनुच्छेद 243(3) में देश के किसी भी 246(3) के किसी भी राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी स्थानीय शासन से संबद्ध व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाएं। भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो संयुक्त परिवार होता है, कृषि व्यवसाय होता है, अनुशासनबद्ध परिवार ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता, तो हमारे जो भारतीय ग्रामीण समाज होता है उसमें संयुक्त परिवार की विशेषता पाई जाती है। ग्राम जो व्यवसाय होता है वो कृषि पर निर्भर होता है। अनुशासनबद्ध परिवार होता है। ठीक है, बंद सामाजिक स्तर होता है। उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना होती है। प्रत्येक गांव एक पृथक सामाजिक इकाई होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुल कितने गांव हैं? क्वेश्चन नंबर 12। तो भारत में लगभग जो है कितने गांव हैं? 6,40,930 गांव। भारत में कितने गांव हैं? 6,40,930 गांव। 6,40,930 गांव भारत में हैं। ठीक है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी? तो मिस्टर रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी गई थी। ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर कहा था। ठीक है, और मिल्टन सिंगर ने क्या कहा था? जो है ये लघु समुदाय को ये विकासवादी शहर कहा था। ठीक है, ग्रामीण समुदाय उप समुदाय को कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय उप समुदाय को कहा जाता है जहाँ समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। सही है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ये भी सही है।
प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होता है, ये भी सही है, तो उपरोक्त सही इसका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ समाज में अनौपचारिकता, कृषि मुख्य व्यवसाय, प्राथमिक समूह की प्रधानता होती है। ठीक है। जनगणना 21 बार याद आ रहा है, जो अभी हुआ ही नहीं है। 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो ग्रामीण भारत की आबादी देखिए कितनी है, 83.3 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 68.84% भाग, ठीक है, और मतलब इतने प्रतिशत भाग गाँवों में बसा हुआ है, और लगभग 83.37 करोड़ लोग जो है 83.37 करोड़ लोग गांव में बसे हुए हैं। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भूदान, तो सीधा मिला दीजिए, भूदान का क्या थे, विनोबा भावे जी। तो 1 का 3 हो जाएगा। गांधीवादी आंदोलन, तो इसके थे जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों पर का प्रयोग किया। गांधीवादी आर्थिक चिंतन के मूल भावना का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का सूत्रण किया। ठीक है। गांधीवादी योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। 1945 में जन योजना के सूत्रधार MN रॉय ने जन योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को मुख्यता क्षेत्र की प्रमुखता दी गई। ठीक है। भारत में नियोजित विकास का खाका किसने तैयार किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने तैयार किया था। 1950 में सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत की थी, उसमें क्या था कि नियोजित विकास की योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मूल प्रणेता गांधीवादी पद्धति के अनुरूप सामुदायिक संरचना कार्य या ट्रस्टीशिप था। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जो BAK अघल समिति है, ये गरीबी से संबंधित समिति है, ये इससे कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी खेरागट, ठीक है, कृष्णामचारी, गडगिल, ये सब कृषि से संबंधित हैं। ठीक है, जबकि अघल समिति शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी के आधार पर मात्रा का निर्धारण किया गया है, गरीबी को मापने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया था। 1938 में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे सुभाष चंद्र बोस जी की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति का कार्य अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास में ठोस नीति और कार्यक्रम तैयार करना था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां है कि आदर्श सेवा ग्राम योजना, ठीक है, और गुड़गांव परियोजना, बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना, श्री निकेतन योजना, इसके प्रारंभकर्ता कौन है? इनको जो है बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो गुड़गांव परियोजना है, ये स्पेंसर हैच ने नहीं दिया है। ठीक है, सर डेनियल हैमिल्टन ने वर्ष 1903 में सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की योजना बनाकर मद्रास के निकट सुंदरम गांव के पास आदर्श सेवा ग्राम योजना, ठीक है, का प्रारंभ किया था। महाराष्ट्र प्रांत के गुड़गांव जिले में डिप्टी कमिश्नर एफ.एल. ब्रोनी ने 1920 में ग्रामोत्थान के लिए गुड़गांव योजना किसने किया था? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पेंसर हैच, जबकि हैं कौन ये गुड़गांव योजना के? F.H. ब्रोनी। ठीक है, ब्रोनी है।
प्रारंभ किया था। बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना 1932 में बड़ौदा में बीटी कृष्णाचारी द्वारा प्रारंभ किया गया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा समाजवादी LM हस्ट के सहयोग से 1920 में श्री निकेतन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अब देखिए ये जो है SDG विकास लक्ष्य है और उनका जो है ये मिलाना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक क्या होता है, भुखमरी की समाप्ति, तो रट लेना है। तो एक को सी से मिला दो आप सीधा सीधा, एक का सी, तो 3 है कई में। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा है गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, 2, बी का 2, तो यही ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ सॉरी, डी है इसका आंसर। सॉरी, एक का 3, हाँ, और बी का एक का, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है, डी है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, किसमें किया गया था, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसके लिए महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 को आयोजित की गई थी। ठीक है, आयोजित की गई थी। इस बैठक में आगामी 15 वर्षों के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें 2016 से 2030 की अवधि के लिए निर्णय लिया गया था। जिसमें 17 लक्ष्यों में पहला लक्ष्य क्या था, गरीबी का पूर्णता समाप्ति पहले में था। दूसरा भुखमरी की समाप्ति, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और पांचवा क्या था, लैंगिक समानता। किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है, तो वर्ष 2004 से किसान कॉल सेंटर कार्यरत है। 21 जनवरी 2004 से किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 से किसान कॉल सेंटर कार्यरत है। ठीक है, कब से, 21 जनवरी 2004 से किसान कॉल। इसका मूल उद्देश्य सप्ताह के 7 दिन कृषक समुदायों को सूचनाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, अधिक गन्ना उपजाऊ अभियान कब शुरू किया गया था, अधिक गन्ना उपजाऊ अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये 1942 में शुरू किया गया था। अधिक गन्ना उपजाऊ अभियान वर्ष 1942 में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अन्न की कमी को पूरा करना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुई थी। इस अभियान को राज्य सरकारों द्वारा राज्य विभागों के माध्यम से संचालित किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत नए बीज और रासायनिक खाद किसानों को बांटी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो है अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 जो है ये सही सुमेलित है। बाकी देख लेते हैं। इटावा अग्रगामी योजना ये 1948 में शुरू की गई थी। सामुदायिक विकास परियोजना, ये तो हमें रट ही लेना है कि 1952 में शुरू किया गया था। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में शुरू किया गया था। ये भी बार बार अभी रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया कई बार, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये पूछा ही जाता है अक्सर, तो इन्होंने रट ही लेना है इसको। ठीक है, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 में शुरू किया गया है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में। मरुभूमि विकास 1977-78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है, 1977-78 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979 में। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 88-89 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में साथ नहीं दिया है, तो वो कौन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का मूल दर्शन सहकारिता एवं स्वयं सहायता था। इस कार्यक्रम के निर्माण में 3 अमेरिकी विशेषज्ञों ने विशेष योगदान दिया। भारत में फोर्ड फाउंडेशन के डगलस एमिन्सगर ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत चेस्टर ब्राउन ने, और समाजशास्त्री कार्ल टेलर ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो ये सिक्किम जो है इसमें नहीं है। ठीक है,
2010-11 में प्रारंभ की गई पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की प्रक्रिया का मतलब पूर्वी भारत के अंतर्गत 7 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता समिति करने वाली बाधाओं का समाधान करना। ठीक है। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से का उदाहरण है तो ग्रामीण समाज का उदाहरण है, क्योंकि लगभग 70% लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। ठीक है। लगभग कितना प्रतिशत लोग? 70% लोग जो है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ग्राम विकास के संदर्भ में इसमें सही संबंध बताइए। ठीक है। सही संबंध में बताना है। तो भारतीय जो ग्राम विकास का के संदर्भ में सही संबंध बताइए। तो कृषि और संस्कृति से इसका संबंध है। ठीक है। ग्रामीण भारत की सामाजिकता कृषि आधारित है। ठीक है। कृषि आधारित है और भारतीय ग्राम विकास कृषि और संस्कृति का अनूठा संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? ठीक है। तो कौन सा त्यौहार फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? तो पोंगल और बैसाखी दोनों जो है, तमिलनाडु में पोंगल और बैसाखी जो है ये पंजाब में कृषि फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ओणम, बिहू, उगाड़ी फसल काटने के समय मनाए जाते हैं। ठीक है। उगाड़ी मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाया जाने वाला त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है कर्नाटक से है। कहाँ से है? उगाड़ी दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे दक्षिण राज्यों में प्रमुखता से मनाया जाता है। इस पर्व पर चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। यह नई फसल के आगमन को दर्शाता है। ठीक है। ग्रामीण समाज और भूमि विकास और भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये जो है ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुई थी। ग्रामीण समाज और भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था। भारत में ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था। भूमि सुधार प्रणाली के लिए अंग्रेजों ने जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था को आधार बनाया था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? तो ये लिया गया था 30 जनवरी 2018 को। 30 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास योजना पूछ रहा है, तो 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन योजना है, जो सरकारी स्कूल होते हैं जो प्राइमरी और 6 से 8 तक वाले, वहाँ पे जो है फ्री में जो भोजन कराया जाता है विद्यार्थियों को, वो उसे बोलते हैं मिड डे मील। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना, ठीक है, और प्रतिधारण एवं उपस्थिति सुधारना। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। भारत में मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना और प्रतिधारण तथा उपस्थिति को सुधारना। तो ये सभी जो है इसके मुख्य उद्देश्य थे। पहले क्या था कि जो नामांकन मतलब जो एडमिशन कम ले रहे थे लोग, अधिक से अधिक एडमिशन कराना, साथ ही साथ जो गरीब तबका था वो कुपोषण के शिकार हो रहे थे बच्चे, तो उनके पोषण स्तर को इसके द्वारा बढ़ाया गया। और उपस्थिति, जो पहले क्या होता था कि बच्चे नाम तो लिखा लेते थे लेकिन आते नहीं थे, तो अब वो उपस्थिति भी में सुधार होने लगा। ठीक है। जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना था? तो महात्मा गांधी ने माना था। राम राज्य की संकल्पना किसकी है? महात्मा गांधी की है। तो सीधा हमें दिमाग लगाने लेना है कि जो कुछ भी राम राज्य से होगा गांधी जी से ही उसका संबंध होगा। महात्मा गांधी ने जात व्यवस्था को राम राज्य की कल्पना का सबसे बड़ा अड़चन मानते थे। उनका मानना था कि राम राज्य तब तक संभव नहीं है जब तक शोषित और पिछड़ों को आर्थिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता नहीं सुनिश्चित की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। तो ये क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 6 से
14 वर्ष के बच्चों को इसके अंतर्गत जो है लाभान्वित किया जाता है, वो लाभान्वित होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2000-2001 से शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्रारंभिक शिक्षा, बालक बालिकाओं एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अभियान को पूरे देश और राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। ठीक है, आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र का हालत बता सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कथन है किसका? जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, इनमें से क्या एक आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा नहीं है? ठीक है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, 15 से 43 वर्ष की आयु के पुरुष और महिलाओं के लिए पोषण, नए जन्मे शिशुओं का देखभाल, ये तो आप जनरल निकाल सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के प्रसव के पूर्व देखभाल, तो ये सब तो होता है, लेकिन 15 से 43 वर्ष के जो आयु वर्ग के पुरुष और महिला हैं उनके लिए पोषण के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा अंत्योदय अन्न योजना और खाद्य सुरक्षा योजना ये सब चलाया गया है। ठीक है, इसके थ्रू जो है आंगनबाड़ी के थ्रू कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी के द्वारा केवल महिलाओं के लिए पोषण की व्यवस्था है, पुरुषों के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ठीक है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। एकलव्य मॉडल आवासीय योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी तथा इसी के तरह प्रथम विद्यालय की शुभारंभ 2000 में महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो कोठारी आयोग का गठन किया गया था। शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। इस आयोग के तहत यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, जबकि जो है सरकार का वित्तीय वर्ष है वो जो है 1 अप्रैल से जो है 30 मार्च तक होता है। ठीक है, लेकिन ये 1 जुलाई से 30 जून तक क्या होता है? कृषि वर्ष होता है। 1 जुलाई से 30 वर्ष तक कृषि वर्ष मनाया जाता है। सीता भूम किसे कहा जाता था? तो ये मौर्य काल से संबंधित है, तो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में राजकीय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। इससे प्राप्त होने वाले कर्ज को सीता कहते थे। इस भूमि पर जनजातियों द्वारा जुताई और बुआई की जाती थी। ठीक है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी? तो हेस्टिंग के समय ये इजारेदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। इजारेदारी प्रथा 1972 में वारेन हेस्टिंग ने लागू करवाया था। इस प्रथा की 2 मूल विशेषताएं थी। पहला था पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। सबसे अधिक बोली वाले को भूमि ठेके पर दे दी जाती थी। उल्लेखनीय था कि 1977 में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि को 1 वर्ष कर दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये जो है बारामहल जो है तमिलनाडु के बारामहल में 1792 में बारामहल में लागू की गई थी। इसके जनक थॉमस मुनरो और कर्नल रीड थे। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध ब्रिटिश काल से है। ये भी एक भू राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो हाल्ट मैकेंजी जो है ये महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे। हाल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश भारत में 30% भूभाग पर प्रस्तुत किया था या उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर लागू किया। ठीक है, मौर्य काल में बलि का क्या अभिप्राय था? तो एक प्रकार का भू राजस्व कर था बलि। ठीक है, जो उपज का 1/6 के दर से लगाया जाता था। ठीक है, सिंचाई के वर्णन किस अभिलेख में किए गए हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में सिंचाई का वर्णन किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख गुप्त शासक रुद्ररामन के विजयों, व्यक्तिगत और कृतित्व
का विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख में से सिंचाई उल्लेख के साथ साथ सुदर्शन झील की मरम्मत का भी उल्लेख है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये 16 जुलाई 1929 को की गई थी। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुशंसा पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत की स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी। जरीब की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये शेरशाह के काल में जरीब की शुरुआत हुई थी। जरीब की शुरुआत शेरशाह के शासनकाल में हुई थी। अकबर वह प्रथम शासक था जिसने इसे मुगल काल में लागू किया था। ठीक है। वर्तमान में गाँव की खेती की नपाई का अंतिम इकाई क्या है? तो वो गज है। ठीक है। गज खेती के मापने की अंतिम इकाई है। ठीक है। एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। हेक्टेयर भूमि मापने की सबसे बड़ी है। ठीक है। हेक्टेयर भूमि मापने की सबसे बड़ी इकाई है और गज भूमि मापने की अंतिम सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। एक बिस्वा में 151.25 गज भूभाग को हेक्टेयर या एकड़ में मापा जाता है। मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो उदक भाग जो है मौर्य काल में सिंचाई कर होता था। मौर्य काल में सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। 1/3 भाग के रूप में क्या लिया जाता था? बलि मौर्य काल का भू राजस्व था और उदक भाग जो है वो सिंचाई जो है कर था मौर्य काल का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। मौर्यों के अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आश्रित थी? तो कृषि, उद्योग और पशुपालन तीनों पर आधारित थी। मौर्यों की अर्थव्यवस्था का स्तंभ कृषि, पशुपालन, उद्योग पर आधारित थी। इनका मुख्य कृषि से अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग प्राप्त होता था। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये सबको पता है 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के सम्मान में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1964 में की गई। सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम लाया गया। इसका प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 18 नवंबर 2004 को। 18 नवंबर 2004 को भारतीय सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग का मुख्य कार्य कृषि प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना था, लागत को प्रतिस्पर्धी बनाना था। ठीक है। हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो सुब्रमण्यम थे। ठीक है। भारतवर्ष में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत में केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री C सुब्रमण्यम थे। ठीक है। CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान? ये कोयम्बटूर में है। गन्ना प्रजनन संस्थान को कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली त्रिची में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, चिकमंगलुरु में कॉफी अनुसंधान स्थित है। ठीक है। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो पंतनगर में 1960 में। उत्तराखंड में स्थित है पंतनगर। 1960 में पहला गोविंद बल्लभ भाई पंत विश्वविद्यालय के नाम से पहला जो है कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास का क्या तात्पर्य है? तो ग्रामीण विकास का तात्पर्य है सब कुछ जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है वो ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास को ध्यान में केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। यह ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? ठीक है। तो संविधान के 73वें संशोधन
73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण जो लागू किया गया है, इसने जो है ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। ठीक है। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वो करता है ग्रामीण महाजन। ठीक है। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कृषि महाजन करते हैं। ठीक है। कृषि महाजन करते हैं। ग्रामीण महाजनों द्वारा किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं और उन्हें ज़रूरत के समय काम कर आ जाता है। कागजी कार्यवाही भी कम करनी पड़ती है, इसलिए इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? तो गांव है। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? गांव है। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई ग्राम है। ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया और उनकी संस्थाएं शामिल होती हैं, जिससे वह खेतों के चारों ओर स्थित झोपड़ियों और पूर्वातः गाँव में रहती हैं, जो उनके सामान्य क्रियाकलापों का केंद्र है। ग्रामीण सामाजिक संरचना एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है। आगे देखते हैं। मानव समाज पुरुष पशु समाज के मध्य श्रेणी में किसमें से कौन सी है? मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो उपरोक्त दोनों है। कौन सी? जैविकी श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है। मानव समाज और पशु समाज के मध्य जैविक श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी विद्यमान है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि उत्पादन हेतु भूमि के उपयोग कर फसल उगाना और पशुपालन जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना और पशुपालन है। ग्रामीण आजीविका के अनुसार कृषि अभी तक देश के कुल श्रम शक्ति के आधे से अधिक को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है और जीडीपी में योगदान के आधार पर एक अवशिष्ट सेक्टर होकर रह गई है। तो लगभग 50% लोगों को कृषि क्षेत्र रोजगार देता है, लेकिन जीडीपी में लगभग 17 से 18% का योगदान है। ठीक है। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो है ग्राम प्रधान जो है वो ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान पद के चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति समिति का उपाध्यक्ष होता है। भूमि का वर्गीकरण मूलतः चारागाह कृषि योग्य भूमि पर आधारित है और भूमि में 5 श्रेणियों में भूमि को वर्गीकृत किया गया है। भारत में 5 श्रेणियों में भूमि को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करते हैं? तो वो करते हैं पुरोहित। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य पुरोहित द्वारा किया जाता है। पुरोहित वह प्रधान याजक है जो राजा या किसी जजमान के यहाँ अगुआ बनकर यज्ञ अथवा सौत कर्म, गृह कर्म, संस्कार, शांति आदि अनुष्ठान करवाता है। अधिक उपज देने वाले किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में की गई है। ठीक है। 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा यह शुरुआत किया गया एक प्रयास था। हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। बोरलॉग ने उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित किया। 1960 के मध्य भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। 1960 से 63 के बीच हाई यील्ड वैरायटी को 7 चयनित जिलों का प्रयोग किया गया। यह प्रयोग सफल रहा। 1966-67 में भारत में राष्ट्रीय क्रांति को औपचारिक रूप से अपनाया गया। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। तो इसको जो है जनजातीय समाज और कृषक जो है समाज में बांटा जा सकता है। भारतीय ग्रामीण समाज को मुख्यतः जनजातीय और कृषक समाज में बांटा जा सकता है। जनजातीय वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास में पूर्ण अस्तित्व में था, अब वह राज्य के बाहर निवास कर रहा है। जनजाति वास्तव में भारत में आदिवासियों
के लिए इस्तेमाल होने वाली एक वैधानिक विधि है, ठीक है, शब्द है, सॉरी। ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया गया है, तो ये किया गया है आपके ग्रामीण अर्थ समाजशास्त्र में, ठीक है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण और समाजशास्त्र शब्दों से मिलकर बना है। ग्रामीण समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें ग्रामीण जीवन और ग्रामीण संबंधों और ग्रामीण जगत के वैज्ञानिक अध्ययन करती है। स्टुअर्ट चैपिन और टी लीन स्मिथ, जेपी चिदम्बरम आदि विद्वानों ने इसे व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या है? तो सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का मुख्य कारण है, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का मुख्य कारण सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। किस समिति ने कहा था कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये कहा था आपके अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 71 देखते हैं। समाज कल्याण बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन था? का प्रथम अध्यक्ष जो है दुर्गाबाई देशमुख जो है समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी। इसके पूर्व योजना आयोग में समाज सेवा की प्रभारी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायक रही थी। भारत में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो लगभग कितना है? तो 68.87 है, तो लगभग 70 मान लो, 70%, ठीक है। भारत में रह रहे 121 करोड़ लोगों में से 83.37 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। यह देश के कुल आबादी का लगभग 70% है, ठीक है। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं सर्वाधिक प्रचलित है? तो कृषि जो है क्रियाएं वो सर्वाधिक प्रचलित होती हैं, ठीक। व्यावसायिक स्तर पर भारतीय गांव में खेती कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे कृषि के संबंधित उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है। हालांकि किसानों को थोक विक्रेताओं से अपनी अधिकांश आपूर्ति मिलती है, लेकिन थोक बाजार दूर स्थान पर होता है, ठीक है। ग्रामीण समाज की संरचना में किसे एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है? तो नातेदारी को भी माना जाता है, विवाह को भी माना जाता है, परिवार को भी माना जाता है, ठीक है। ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। ग्रामीण समाज की संरचना में नातेदारी, विवाह, परिवार ये तीनों महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। सामाजिक संरचना के व्यवस्थित स्वरूप में किसे शामिल किया जाता है? तो सामाजिक प्रतिमान ये भी होगा, सामाजिक समितियाँ ये भी होगा, सामाजिक मूल्य ये भी होगा। तो सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक समितियाँ, सामाजिक मूल्य ये सभी सामाजिक संरचनाओं में व्यवस्थित स्वरूप में शामिल होते हैं। सामूहिक जीवन का प्रथम पालना किसे कहते हैं? ठीक है, सामूहिक जीवन का प्रथम पालना ग्रामीण परिवेश को कहा जाता है। ये कहा था किसने? अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट ई पार्क द्वारा ये कहा गया था। सामूहिक जीवन का प्रथम पालना ग्रामीण परिवेश को माना जाता है। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने सामूहिक व्यवहार शब्द को गढ़ा था। कौन? रॉबर्ट ई पार्क जो हैं, इन्होंने सामूहिक व्यवहार शब्द को गढ़ा था। ठीक है। ग्रामीण समाज के किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता होती है? तो संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है, और शहरी समाज में एकल परिवार की प्रधानता होती है। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की प्रधानता पाई जाती है। संयुक्त परिवार जिनके पास एक साथ एक घर में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, अर्थात जिस घर में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं,
एक साथ निवास करते हैं उनकी रसोई, पूजा पाठ, संपत्ति सामूहिक होती है, इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा था? तो ये कहा था किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा था। ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी, ठीक है। और लघु समुदाय में किसी एक गांव में लोग एक स्थान पर बसे होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, बहुत कुछ एक ही रीति रिवाज, संस्कार, त्यौहार आदि में बंधे होते हैं, बहुत कुछ एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इसे लघु समुदाय कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का कारण क्या है? तो प्रथा है, परंपरा है, भाग्यवादी, रूढ़िवादी होना है, ठीक है। ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने के कारण क्या है? परंपरा है, प्रथा और भाग्यवादी तथा रूढ़िवादी होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक कमजोरियां हैं, पैसे की समस्या है, परिवार की सोच है और लोगों की सोच इत्यादि है। ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होते हैं, इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना जाता है? तो ये जो है कृषि, भोजन संग्रहण और मत्स्य पालन, ये सभी जो है प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, इसीलिए ये प्रकृति के करीब होते हैं, इसीलिए इन्हें जो है प्रकृति के करीब माना जाता है। ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप है क्योंकि इसके कारण है कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण और कृषि विकास के प्रति लगाव इनका प्रमुख रूप से रहता है, ठीक है। ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता का ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सभी जो है ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का मुख्य कारण है। ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण और औद्योगिकरण है, ठीक है। आगे चलते देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। तो पंचायत राज की स्थापना, आर्थिक संरचना में परिवर्तन, मताधिकार संरचना में परिवर्तन, ये सभी, ठीक है। पंचायत राज की स्थापना, आर्थिक संरचना में परिवर्तन, मताधिकार की स्वतंत्रता, ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व का मूल कारण क्या है? तो ग्रामीण पिछड़ापन, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में प्रवास, नगरीय क्षेत्रों का सीमित भूभाग, ठीक है, ये सभी इसके कारण हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व का मूल कारण ग्रामीण पिछड़ापन, नगरीय क्षेत्रों में प्रवास, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर लोग प्रवास कर जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों में सीमित भूभाग के कारण है, ठीक है। नगरीय समाज में अंधविश्वास की कमी पाई जाती है क्योंकि ये जो है सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, सामुदायिक जीवन अधिक व्यस्त है, शिक्षा का अधिक विस्तार हुआ है, तो उपरोक्त सभी इसके कारण हो जाएंगे। नगरीय समाज में अंधविश्वास में कमी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है और सामुदायिक जीवन अधिक व्यस्त है, शिक्षा का अधिक विस्तार हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शहरी समुदाय में एकाकी परिवार के बाहुल्य का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा जो है शहरी समुदाय में एकाकी परिवार के बाहुल्य का मुख्य कारण है। शहरी समुदाय में एकल परिवार के बाहुल्य का मुख्य कारण उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा है। परिवार के सदस्य कम होने के कारण खर्चे भी कम होते हैं। एकाकी परिवार में बच्चे कम होते हैं जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से कर पाते हैं और जीवन शैली बेहतर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी समुदाय में सांस्कृतिक भिन्नता के मूल कारण क्या हैं? तो वो है विभिन्न सांस्कृतिक बहुलता, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता विभिन्न संस्कृतियों की गुणवत्ता है, जैसे वैश्विक मनोकल्चर सांस्कृतिक विकास के समान संस्कृतियों के साम्यिकीकरण के विपरीत है। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ यह भी हो सकता है कि विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के मतभेदों को सम्मान करती हैं और विभिन्न सांस्कृतिक बहुलता शहरी समुदाय की सांस्कृतिक भिन्नता का मूल कारण है, ठीक है। शहरी समुदाय का वर्ग अतिवाद का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण आर्थिक
है। देखिए, शहरी समुदाय का वर्ग अतिवाद का मुख्य कारण आर्थिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य किस प्रकार के संबंधों का प्राधान्य होता है? तो नगरीय संबंधों में औपचारिक संबंधों, और अगर वही अनौपचारिक हो जाएगा उसमें ग्रामीण में। नगरीय समुदायों में सदस्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध की प्राधान्य होता है? तो औपचारिक। नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य औपचारिक संबंध का प्रावधान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना आती है। भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2015-16 में एक नई परंपरागत कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य जैविक उत्पादों के प्रभावीकरण और विपणन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए अगला जो है टॉपिक, हमारा अगला अध्याय आ गया ग्राम विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये दूसरा अध्याय है, इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास होंगे, तो ये शुरू करते हैं इसको भी। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, को कब शुरू किया गया था? इसको तो रट लेना है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक परियोजना कार्यक्रम है, जो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। यह पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। पेयजल क्षेत्र में स्वाधारा नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो 25 दिसंबर 2002 को 25 दिसंबर 2002 को पेयजल क्षेत्र में स्वाधारा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। 25 दिसंबर 2002 को पेयजल क्षेत्र के अधीन स्वाधारा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अधीन पेयजल परियोजनाओं को तैयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनका संचालन करने, उनका रखरखाव करने की शक्तियाँ पंचायतों को देने का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। 27 जनवरी 2003 को हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो बंजर भूमि विकास के लिए हरियाली योजना शुरू की गई थी। 27 जनवरी 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा हरियाली नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के शुरू करने का उद्देश्य बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWUDP या DPAP या DPP कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से प्राप्त करना था। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP कब शुरू किया गया था? तो ये 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे परिवारों से जुड़े 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण, मतलब जो ये वो होती है, इसको पेंशन एक तरह से देखा जाए तो वही है ये। ठीक है, के लिए प्रतिबद्ध है। ये 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। ठीक है, चल अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 1995 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की उम्र क्या निर्धारित की गई थी? तो 60 वर्ष से अधिक अगर लाभार्थी हैं तो उन्हें जो है इसका लाभ दिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी और ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए थी। 200 रुपये प्रति माह, 60 से 79 है तो 200 रुपये देंगे और 500 रुपये देंगे अगर 80 वर्ष से अधिक है, प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो देख लेते हैं। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2009 में शुरू की गई थी और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के 40 से 59 वर्ष की आयु की जो विधवा हैं उनको ये जो है इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया था और 300 रुपये प्रतिमाह इन्हें दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2000 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत NOAPS के पात्र किंतु लाभ से वंचित वरिष्ठ नागरिकों के प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
में केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो 50% की हिस्सेदारी है। जो एकीकृत इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है IRDP की शुरुआत 1978 में की गई थी। इस योजना में प्रदेश और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50-50% आर्थिक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी के रेखा के नीचे परिवारों का उत्थान करना है, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है, सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करना है। IRDP के परिवारों को स्कूली बच्चों को आर्थिक सहायता देना आदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी राज्यों को ODF घोषित किए गए हैं? किस वर्ष सभी राज्य ODF घोषित किए गए हैं? तो 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों को ODF घोषित किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्य ODF घोषित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण 2020-21 से 24-25 इस चरण में ODF प्लस के साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। 2020-21 से 2024-25 जल जीवन मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? तो प्यूरा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। प्यूरा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र और सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्यूरा की योजना को 3 वर्षों 2004-5 से 6-7 की अवधि में 7 समूहों में पायलट आधार पर लागू किया है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया है? तो 14 नवंबर 2004 को काम के बदले अनाज योजना लागू किया गया है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप है। 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। इसका पूरक वेतन रोजगार और सृजन को बढ़ाया जाए। यह कार्यक्रम ऐसे सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्होंने वेतन रोजगार की ज़रूरत है, जो कि शारीरिक अकुशल श्रम करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों से खाद्यान्न मुफ्त में मुहैया कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है दोनों, IADP और IAAP। ठीक है, वर्ष 1973 में सरकार ने सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। 1973 में सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देश में खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों की हालत में सुधार के मद्देनज़र इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सघन कृषि के अंतर्गत IADP और IAAP कार्यक्रम चलाए गए हैं। 1960-61 में प्रारंभ सघन कृषि जिला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शामिल किया गया था? तो अलीगढ़ को उसमें शामिल किया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 1960-61 में देश के 7 जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया था। इन 7 जिलों में उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ था, और जो थे उससे हमें बहुत मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 60-61, 64-65। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 64-65 में। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2064-65 में देश के कुल 114 जिलों में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है, सघन कृषि डिस्ट्रिक्ट जब पूछेगा तब वो 60 में आ जाएगा,
और 1960 में, और 60 और 65 में क्या हो जाएगा, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत फसलों के क्षेत्र वितरण को ध्यान में रखकर उन विशेष क्षेत्रों के फसलों का चुनाव किया गया जिनमें विकास की संभावना अन्य की अपेक्षा अधिक थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1968 में गेहूं के उत्पादन 120 लाख टन से बढ़कर कितना हो गया था, तो ये हो गया था 170 लाख टन। ठीक है। 1966 में मैक्सिको से भारत सरकार ने लरमा, रोही तथा अन्य बौनी प्रजातियां रमा, रोही और बौनी प्रजातियों की 1000 टन बीज मंगवाया। वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 120 टन से बढ़कर 170 टन हो गया। गेहूं की इस चमत्कारित उत्पादन के प्रभाव को अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गार्ड ने हरित क्रांति की उपमा दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के पुनर्गठित कर कब कमान विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम का नाम दिया गया है, तो 1 अप्रैल 2004 को। ठीक है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्ष 1974-75 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता को तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। 1 अप्रैल 2004 में कमान क्षेत्र में विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम का नाम दिया गया। ठीक है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, तो सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों का कार्यक्रम 1993 में प्रारंभ किया गया था, यही सही है। ठीक है, देखते हैं आइए। सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्र सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना था। इस कार्यक्रम के लिए वित्त की व्यवस्था केंद्र और राज्य संबंधित राज्य को 1 अप्रैल 1999 में 75 और 25 के अनुपात में की जाती थी। हरमंत राव समिति द्वारा वर्ष 1994-95 में की गई सिफारिशों के आधार पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉकों की पहचान की गई थी। मरुभूमि विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये इसकी शुरुआत 1970-78 में की गई थी। ठीक है, और इसका था मरुस्थल के प्रसार को रोकना। ठीक, नंबर 1 था। नंबर 2, प्रभावित क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना। नंबर 3, प्रभावित क्षेत्रों के भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। तो उपर्युक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। मरुभूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1970-78 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम को 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। गर्म शुष्क क्षेत्रों में निधियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में 75-25 के आधार पर किया जाता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंडों की पहचान कर हरमंत राव समिति द्वारा वर्ष 1994-95 में सिफारिशों के आधार पर की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रित करना, प्रभावित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी संतुलन को पुनः विकास करना, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, जल, भूमि, वनस्पति क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और संरक्षण का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता क्या थी, तो कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। बृहद पैमाने पर खाद्यान्न के आयात की समस्या और मूल्यों में वृद्धि के दबाव का सामना कर रहा था भारत उस समय, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्राथमिकता जो है कृषि को दी गई थी, जिसमें सिंचाई विद्युत परियोजनाएं शामिल थी। इसका उद्देश्य पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय 44.6% कृषि को आवंटित किया गया था। इस योजना की शुरुआत सामाजिक आर्थिक विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ शुरू की गई बाद में विफल हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1974 से 1979 में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। गरीबी उन्मूलन की लोकप्रियता से एक नई योजना 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1975 में शुरुआत किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम का। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आच्छादित किया जाएगा? तो 66.66% लोगों ग्रामीण आबादी को आच्छादित किया जाएगा और 50% शहरी आबादी को आच्छादित किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 उपभोक्ता मामले के मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिसंबर 2013 के अंत में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी आबादी को आच्छादित किए जा नहीं सॉरी 75% है। ठीक है, 75% है, 75% ग्रामीण है, 50% शहरी है। और टोटल अगर पूछेगा तो 66.66 हो जाएगा, 75 और 50। ठीक है, प्रावधान किया गया है 5 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटा अनाज प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें महिलाओं बच्चों के पोषण समर्थन का प्रदान विशेष प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से हरित क्रांति के घटक कौन से हैं? तो इसमें जो है उन्नत किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक दोनों जो है ये हरित क्रांति के बीज के लिए आवश्यक हैं। उन्नत किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक, जीवाणुनाशी, रासायनिक खरपतवार नाशक, भंडारण, विपणन और वितरण हरित क्रांति के घटक हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित किया जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग का कार्य कितने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का परामर्श देना है? तो 23 मूल्य फसलों का वो देना है। देखिए, एक समन्वित और संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग ने 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का परामर्श देना है। इसके अंतर्गत 7 खाद्यान्न, गेहूँ, ठीक है, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और 5 जो है 5 दलहनी फसल उपजें, 5 दलहनी उपजें, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, 7 तिलहन, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, सरसों, कुसुम, नाइजर सीड, तिल, कोपरा, सूखा नारियल, कपास, कच्ची पटसन, गन्ना आदि शामिल हैं। गन्ना शामिल है। 23 ही फसलों पर MSP घोषित की जाती है और MSP की सिफारिश करता है केंद्रीय जो आयोग है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, उपरोक्त दोनों है। ठीक है, चलिए उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों के पर्याप्त खरीद, भंडारण और तथा खाद्यान्न वितरण करने, अनाजों के बफर स्टॉक बनाने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उपाय के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। भारतीय खाद्य निगम के बारे में कौन सा सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो इससे सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों में 8 भागों में विभाजित किया गया है, यही सही नहीं है। देखिए, भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले के
उपभोक्ता मामले के खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक सार्वनिधिक मतलब कि स्टैच्यूटरी बॉडी है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। इसे सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यक्रम सहित 5 क्षेत्रों में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूर्वोत्तर में बांटा गया है। इनकी स्थापना राष्ट्रीय खाद्य नीति उद्देश्यों के कार्यान्वयन करने के लिए किया गया है। सार्वजनिक भारतीय खाद्य निगम किसानों के समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से विभिन्न राज्यों में गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद करता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कल्याणकारी योजना है और कार्यान्वयन मंत्रालय है। मध्याह्न भोजन योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। और गेहूं आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, दोनों सही है, ये युग्म दोनों सही हैं। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। यह योजना सरकारी, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये दोनों युग्म सुमेलित नहीं है। जो मध्याह्न भोजन योजना है वो जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय भी कहा जा रहा है, उसके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कवर करती है। गेहूँ पौष्टिकता कार्यक्रम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवंटित होने वाले अनाजों का उपयोग केंद्र, राज्य, प्रदेशों द्वारा समेकन बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक ऊर्जा युक्त आहार देने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें बताना है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? ड्वाक्रा, 10 लाख कुआं आश्रय बीमा योजना। ठीक है, तो देख लेते हैं। आइए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1980 में किया गया है। ड्वाक्रा जो कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम है, 1982 में शुरू किया गया है। 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में शुरू किया गया है। और आश्रय बीमा योजना 2001-2002 में शुरू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है। तो शिक्षा मंत्री जो है इसका जो है उपाध्यक्ष होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। ठीक है, साक्षर भारत की शुरुआत कब की गई थी? तो 2009 में साक्षर भारत की शुरुआत की गई थी। साक्षर भारत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पुनर्संरचित करके नई योजना साक्षर भारत सितंबर 2009 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 7 लाख पौड़, जिनमें 6 लाख स्त्रियां शामिल हों, को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही से है? तो स्वमेव जयते जो है ये 16 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है। बाकी ये सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं सही सुमेल क्या है। स्वमेव जयते की घोषणा की तिथि थी 16 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। सुकन्या समृद्धि 22 जनवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है ये की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा 1957 में की गई थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय MSME मंत्रालय के अधीन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। कौन सा? खादी ग्रामोद्योग ग्रामोद्योग आयोग। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करता है। यह कौशल विकास, तकनीकी हस्तांतरण, अनुसंधान, विकास, मार्केटिंग जैसे गतिविधियां चलाता है तथा ग्रामीण विकास में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सहयोग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका है बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयों को उपलब्ध कराना। ये तो है ही है, तो एक सही है। ठीक है, और शिक्षा तथा प्रसार के माध्यम से जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, तो दोनों इसका सही है।
ठीक है, दोनों आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयों को उपलब्ध कराना, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना तथा प्रति व्यक्ति इलाज की यूनिट लागत को कम करके दिखाया जा सके। शिक्षा और प्रसार के माध्यम से जेनरिक दवाओं को जागरूकता करना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया है। बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास योजना कब शुरू किया गया है? तो 1978 में शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए 1978 में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की समान हिस्सेदारी 50-50% है। ठीक है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के समूह के परिवार के कमायु व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर परिवार को सहायता दी जाती है? तो 18 से 59 वर्ष की आयु का अगर है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु के समूह में आने वाले परिवार के मुख्य आजीविका अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर बीपीएल सदस्यों को एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, जिसकी सहायता राशि 20,000 रुपये है। ठीक है। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की शुरुआत 1975 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं से स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सुविधा के एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवार को LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से LPG सब्सिडी से बचाए गए पैसों का उपयोग में लाया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में कौन सा सही है? तो भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास पर बल देने के लिए योजना शुरुआत की गई। सही है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह भी सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सामाजिक रूप से वंचित समूहों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी सही है। ठीक है। 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की है। इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे 3 माह से लेकर 2304 घंटे 12 माह की अवधि तक प्रशिक्षण परियोजना के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है। केवल मांग आधारित या कम से कम 75% प्रशिक्षुओं को रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को सामाजिक रूप से वंचित समूहों SC/ST 50%, अल्पसंख्यकों के लिए 15%, दिव्यांगजनों के लिए 3%, महिलाओं के लिए 33% अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकना। तो ये तो सही है। ठीक है। और गरीबों और खास सुरक्षा उपलब्ध करना, दोनों सही है। तो आंसर इसका उपर्युक्त दोनों होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य कम से कम मूल्य पर गरीबों को खास सुरक्षा मुहैया कराना है। ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत इनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो लहसुन शामिल नहीं है। ठीक है।
देखिए इसके अंतर्गत टॉप, आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ से अगर टॉप से आप याद कर लीजिए, टॉप, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, ठीक है, ये 3 फसलें जो है ऑपरेशन ग्रीन में शामिल की गई है। देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा टमाटर, प्याज, आलू को एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र में नई योजना ऑपरेशन ग्रीन शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो देखिए ग्रामीण सड़कें संघ क्षेत्र में का विषय है, सीधा सीधा गलत है। ठीक है, तो यही सही नहीं है। गरीबी में कमी लाने की कार्यनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण सड़कें बनाने का कार्य राज्यों के सहयोग करना तथा ग्रामीण सड़कें भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राष्ट्र सूची का विषय है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सड़क से न जुड़ने वाली पात्र बस्तियों को हर मौसम में पास काम करने वाली सड़कों से जोड़ना है। मैदानी क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी की जनसंख्या को विशेष श्रेणी वाले राज्यों में, ठीक है, 250 से अधिक आबादी में पात्र समझा जाएगा। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2008 में। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नया नामकरण करते हुए इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखीकरण आधुनिकीकरण कार्यक्रम कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्र में भूमि के रिकॉर्ड का पंजीकरण करने के लिए कंप्यूटरीकृत कर दिया है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 2004 में की गई है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2004 में की गई। इसका प्रमुख कार्य जिला योजना समिति संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना है, ये भी सही है। इसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से केंद्रीकृत स्थानीय सुशासन की स्थापना करना है, नहीं, विकेंद्रीकृत होना चाहिए था, केंद्रीकृत लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। तो यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 2004 में की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना किसमें की थी? 2004 में। इसका मुख्य कार्य जिला योजना समिति संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत भागीदारीपूर्ण स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना है। मंत्रालय ज्ञान के सृजन और उसको साझा करने पर बल देती है, ताकि समाधान किए जा सकने वाले मुद्दे स्पष्ट हों और इसमें सार्थक कार्यनीति तैयार की जा सके। सरकार के भीतर गैर सरकारी एजेंसियों विशेषज्ञों के बीच की भागीदारी हो। ठीक है, चलिए अब ये तीसरा चैप्टर है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के शासी निकाय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल होते हैं? ठीक है, तो जिला वनाधिकारी, जिला योजना अधिकारी, जिला पशु अधिकारी, ये सभी शामिल होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के शासी निकाय के रूप में जिला वनाधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी शामिल होते हैं। DRDA के शासी निकाय में शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें देखिए ये पशुपालन भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो ये लीड बैंक जो होगा जिला शिक्षा अधिकारी। DRDA का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसे हिंदी में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कहा जाता है, जिसका गठन 1980 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के संचालन की देख-रेख करना है। जिला शिक्षा अधिकारी DRDA शासी निकाय DRDA के शासी निकाय में शामिल नहीं होते हैं। DRDA का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ठीक है,
इसका गठन कब हुआ था? 1980 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है, तो इसमें देखिए प्रत्येक जिले का अपना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होता है, ये सही है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का का प्रमुख एक अंशकालीन कार्यकारी अधिकारी होता है, यही गलत है। ठीक है, DRDA का प्रमुख प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। दिए गए विकल्पों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्रमुख एक अंशकालीन अधिकारी होता है, असत्य है। ये एक पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुख होता है। इसका DRDA का जो प्रमुख होता है एक पूर्णकालीन कार्यकारी अधिकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सरकारी संगठन है? तो कृषि और पशुपालन विभाग तथा राज्य विद्युत बोर्ड, ये दोनों जो है अर्ध सरकारी संगठन हैं। ठीक है, BDO का फुल फॉर्म क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। इसका काम है कि अथॉरिटी और दूसरे अधिकारियों द्वारा मंजूर की गई योजनाओं को सही से क्रियान्वित किया जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल करना है। ठीक है, DRDA की कमजोरियों में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो इसमें जो है प्रशिक्षित कर्मचारियों को पर्याप्त उपलब्धता, ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहभागिता का क्या तात्पर्य है? आम जनता के शासन के कार्यों में भागीदारी। आम जनता का शासन के कार्यों में भागीदारी जो है सहभागिता का तात्पर्य है। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जन सहभागिता का प्रकार है? तो जानकारी चाहने वाले नागरिक हैं, सुझाव देने वाले नागरिक, सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक। ठीक है, ये सभी हैं। 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जानकारी चाहने वाले नागरिक, सुझाव देने वाले नागरिक तथा सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक जन सहभागिता के प्रकार हैं। ठीक है, शासन के नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो ये द्विपक्षीय प्रकार का क्रियाकलाप है। शासन में नागरिकों की भागीदारी जो है द्विपक्षीय क्रियाकलाप है। प्रशासन में जन सहभागिता की भूमिका के विषय में क्या सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। निर्णय के निर्माण में भूमिका, निर्णय के क्रियान्वयन में भूमिका, मूल्यांकन में सहभागिता, तो सभी इसका जो है आंसर हो जाएगा। विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता, यह कथन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, यह कथन 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक था। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इस काल में किसकी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। गैर सरकारी संगठन वह हैं जो अपने स्वायत्तशासी मंडल द्वारा संचालित होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये जो है ऐसा कथन किसका हो सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि गैर सरकारी संगठन वह हैं जो स्वायत्तशासी मंडल द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, गैर सरकारी संगठनों का संबंध में सत्य है, तो इसके कर्मचारी वैतनिक या अवैतनिक दोनों हो सकते हैं। यह स्वयं से शासित होता है, सही है, या कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है। ठीक है, इसके कर्मचारी जो NGO होते हैं, इसके कर्मचारी वैतनिक और अवैतनिक हो सकते हैं। ये स्वयं से प्रशासित होता है तथा ये कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है तथा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संगठन की विशेषता है? तो इन संस्थाओं की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। सदस्यता स्वैच्छिक, सही है। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये भी सही है। ये संस्थाएं स्वनिर्मित कानून से संचालित होती हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन संस्थाओं की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है तथा ये संस्थाएं स्वनिर्मित कानून से संचालित होती हैं आदि गैर सरकारी संगठनों की विशेषता है। समाज कल्याण बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थी जो है दुर्गाबाई देशमुख जो है समाज कल्याण बोर्ड 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसके जो है प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रभावती
दुर्गावती देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष थी। इसके पूर्व वह योजना आयोग की जो है समाज सेवा प्रभारी थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण योजनाओं को बनाने में सहायक रही थी। गैर सरकारी संगठनों को लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? तो पांचवा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है, ठीक है। और तीन स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है। चौथा स्तंभ प्रेस हो गया, पांचवा स्तंभ जो है आपका ये हो गया लोकतंत्र, पांचवा स्तर क्या हो गया? गैर सरकारी संगठन हो गए, NGO। सरकार समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक संकल्प के माध्यम से 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं और दिव्यांगों बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गैर सरकारी संगठनों को संस्थागत स्वरूप किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था। गैर सरकारी संगठनों को संस्थागत स्वरूप 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो अशोक मेहता के रिपोर्ट में कहा गया। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण स्थान है। वह समिति का गठन 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। गैर सरकारी संगठनों के कितने मौलिक अंग होते हैं? तो 9 मौलिक अंग होते हैं। गैर सरकारी संगठन के 9 मौलिक अंग होते हैं। गैर सरकारी संगठन एक निजी संगठन होता है जो लोगों के दुख दर्द को दूर करने, निर्धनों के हितों को संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, सामुदायिक विकास की गतिविधियों को संचालित करता है। निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन का मौलिक अंग है? तो ये जो है साधारण सभा सही है, पदाधिकारी सही है, प्रबंधन कार्यकारी समिति ये भी सही है, ठीक है। विश्व बैंक की शब्दावली में गैर सरकारी संगठन कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। विश्व बैंक की शब्दावली में गैर सरकारी संगठन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक परिचालन ऑपरेशनल और वकालत एडवर्सरी। परिचालन NGO का प्राथमिक कार्य विकास संबंधित परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन से है, जबकि एडवोकेसी NGO का मुख्य कारणों को बढ़ावा देने, जागरूकता फैलाने आदि कार्य करते हैं, ठीक है। दिशा निर्देश की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो परोपकारी और धर्मार्थ संगठन तथा सहभागिता संगठन, A और B दोनों जो है सही है। किस योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित कार्यक्रम चलाया गया है। 1969 से 74 तक इस योजना का कार्यकाल रहा। इसके अंतर्गत लघु कृषक विकास एजेंसी का शुभारंभ किया गया। 1973 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में एकीकृत क्षेत्र विकास के लिए शुरू किया गया। गैर सरकारी संगठनों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो ये संस्थाएं सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं, यही सत्य नहीं है। गैर सरकारी संगठन सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। ये संस्थाएं स्वनिर्मित कानूनों के माध्यम से संचालित और नियंत्रित होती हैं। गैर सरकारी संगठन एक निजी संस्था है। ये संस्थाएं समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए चलाई जाती है। गैर सरकारी संगठन किस कानून के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं स्वैच्छिक संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम 1960, राज्य द्वारा कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड स्वैच्छिक संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 एवं राज्य सरकार द्वारा कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठन अनुदान प्राप्त करते हैं। वर्ष 2003 में मद्रास में आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किस गांव से किया गया था? सुंदरम गांव से किया गया था। वर्ष 1903 में मद्रास में आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ सर डेनियल हैमिल्टन ने किया था। इन्होंने सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास
ग्रामीण योजना को बनाकर मद्रास के निकट सुंदरम ग्राम में इस योजना को प्रारंभ किया था। ग्रामीण समाज किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता होती है? तो संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए, जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का मुख्य कारण है, तो ये सभी परंपरा, भागवादिता और रूढ़िवादी प्रथा, ये सभी जो है ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने के मुख्य कारण है। ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होते हैं। इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना गया है? तो ये सभी कृषि, भोजन संग्रहण, मत्स्यन, ये सभी को जो है कारण माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रीय सामूहिकता के स्थान पर अब किस प्रतिरूप को बढ़ावा दे रहा है? तो व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहा है। ग्रामीण सामूहिकता के स्थान पर अब व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। व्यक्तिवाद एक नैतिक, राजनैतिक और सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति के स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है। साधारण अर्थ में स्वार्थ के समर्थन की अथवा विशिष्ट समझे जाने वाले व्यक्ति की महत्ता स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी है, नगरीकरण भी है और जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिकरण भी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी है। क्या क्या है? तो पंचायत राज की स्थापना है, आर्थिक संरचना में परिवर्तन है, मताधिकार की स्वतंत्रता है। ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन का मुख्य कारण पंचायती राज स्थापना है, आर्थिक संरचना में परिवर्तन है, मताधिकार की स्वतंत्रता, लोगों की आय में बढ़ोतरी है, सामाजिक तालमेल आदि है। भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सेवाग्राम योजना के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रम गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम द्वारा इस संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन विलेज सर्विस योजना का प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो W.H. विसर को दिया जाता है। इंडियन विलेज सर्विस योजना का प्रारंभ का श्रेय W.H. विसर को दिया जाता है। 1945 में यह सेवा योजना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अगसौली ग्राम में प्रारंभ की गई थी। अमेरिका के विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर ने किस ग्राम से ग्रामीण विकास उद्देश्य द्वारा विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो ये महेवा से शुरू किया है। अमेरिका के विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर ने 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा के महेवा ग्राम को केंद्र बनाकर ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया। अल्बर्ट मेयर ने, ठीक है, महेवा से जो है कौन सा कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को किस आधार पर प्रदान किया जाता है? तो भूमि के आधार पर प्रदान किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को भूमि के आधार पर प्रदान किया जाता है। 5,000 या इससे अधिक उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान इस योजना के लाभ हेतु हकदार होते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग नहीं कर सकते हैं? ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड का निम्नलिखित में से किसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो अब किसान अपना कर्ज चुकाने के लिए नहीं कर सकते हैं। किसान बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, खेती के लिए कीटनाशक खरीदने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक PC महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये तीसरा अध्याय भी खत्म हो गया और हम अब अगले वीडियो में आगे के अध्याय पर चर्चा करेंगे। विकास योजनाएं और प्रबंधन अध्याय 3 है। इसमें इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किए गए निधिकरण का अनुपात कितना है? तो 75 और 25। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निधिकरण का अनुपात 75 जो है केंद्र सरकार, 75% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 25% राज्य सरकार। निर्मल ग्राम
पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया जाता है। वर्ष 2003 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन हेतु पहल करने वाली पंचायत राज्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार की योजना की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार हेतु स्वच्छता के विविध मानकों के आधार पर ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है। ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये जो है इनके द्वारा श्री निकेतन योजना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा समाजशास्त्री श्री L.M. हस्ट से सहयोग लेकर 1920 में एक ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना प्रारंभ से 8 ग्रामों में शुरू की गई और बाद में इसका प्रसार 15 ग्रामों में और किया गया, लेकिन यह योजना व्यक्ति केंद्रित होने के कारण ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। टैगोर के देहावसान के पश्चात यह योजना मृत प्राय हो गई। गांधी जी ने 1936 में वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक ग्राम से अपना आश्रम बनाकर सेवाग्राम नामक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई तो ये आगरा से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा आगरा से शुरू की गई थी। यह योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी आवासहीन ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GLY कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2015 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 25 जुलाई 2015 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य 1000 दिन के भीतर 1 मई 2018 से 18,452 अविद्युतीकरण ग्रामों का विद्युतीकरण करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड इस योजना की नोडल एजेंसी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया था? तो इसे 200 जिलों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से यह संपूर्ण भारत में लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 से यह संपूर्ण भारत में लागू की गई थी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम परिवर्तित करके 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा के अनुसार 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है। ठीक है, 33% महिलाओं को कार्य में नियोजन होना भी अनिवार्य है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवराम समिति के सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवराम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना 2006 में हैदराबाद में की गई है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफ्रेड की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण उपजों को सहकारी विपणन के लिए इसकी स्थापना की गई है। कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर नेफ्रेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई है। नेफ्रेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना है। यह कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार और आयात निर्यात को व्यवस्थित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग
डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड का गठन कब किया गया है, किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन 1987 में किया गया है। जनजाति क्षेत्र लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने के लिए उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं से अच्छा मोल दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसे अनुदान देता है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन में अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों की किस सब्सिडी का प्रतिनिधित्व करती है? तो व्यापार को विकृत करने वाली सभी घरेलू समर्थन उपायों को। ठीक है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की शब्दावलियों में कृषि छूटों को निम्नलिखित बॉक्सों में विभाजित किया गया है: ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन और व्यापार में विकृति और विसंगति उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी गई सभी छूटें शामिल होती हैं जो कि उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि छूटें हैं। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। और इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। ठीक है। अब देखिए, इधर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृष्ण क्रांति एथेनॉल के उत्पादन से, तो ये सही है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से, ये भी सही है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से, ये भी सही है। रजत क्रांति हीरा के उत्पादन से, तो ये गलत है। रजत क्रांति जो है अंडा या जो है कुरकुट उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति एथेनॉल या जो है पेट्रोलियम के उत्पादक से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज और मछली के उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध, पीली और तिलहन से है। ठीक है। वित्तीय बजट 2022-23 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो ये है आपकी मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि 73,000 करोड़ है। ठीक है। 73,000 करोड़ मनरेगा के लिए है। आजीविका मिशन के लिए 10,005 करोड़ रुपए है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 9,994 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 65,000 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन ग्रामीण के लिए 50,011 करोड़ रुपए है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत का विकास लक्ष्य भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना में था? तो ये था 8% का। निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत का विकास लक्ष्य भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना में था? तो वो 8% का था। इस योजना के शुरुआती समय में भारत सरकार ने 8.2% विकास दर हासिल करने का फैसला लिया था, परंतु 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 8% विकास वृद्धि की मंजूरी दी थी, वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, मिल्क डे, इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को है। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 16 नवंबर को है। कौन राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है? तो जिला अधिकारी राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। जिला अधिकारी राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। भू राजस्व संबंधी कार्य का प्रमुख अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर और चकबंदी लेखपाल होता है। तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी होता है। जिला स्तर पर जिलाधीश होता है। संभाग स्तर पर संभागीय अधिकारी स्तर पर आयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा गया है? तो स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा गया है। ठीक है। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा गया है। स्थानीय शासन की प्रणाली को अपनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से देश के सभी नागरिकों की लोकतांत्रिक सफलता सत्ता के विकेंद्रीकरण पर निर्भर करती है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से शक्तियों का सही विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है। जिला को विभाजित किया जाता है उपखंडों में। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से भारत राज्यों और प्रांतों में विभक्त होता है। राज्य जो है जनपद में या जिलों में विभक्त होता है। जिले
तहसील या तालुका या उपखंड में विभक्त होते हैं। उपखंड गांव या गांव समूह में होते हैं, जिसके अध्यक्ष तहसीलदार या एमआरओ होते हैं। ठीक है, एमआरओ होते हैं। देखिए, जिला प्रशासन संरचना, जिला स्तर का जो अधिकारी होता है जिलाधिकारी डीएम होते हैं, जो आईएएस होते हैं। अनुभाग या उपसंभाग जो ये होते हैं एसडीएम होते हैं। अनुविभागीय या उपसंभाग अधिकारी वो अनुभाग या उपसंभाग के स्तर पर होते हैं। तहसील या तालुका लेवल पर तहसीलदार होते हैं। राजस्व वृत्ति पे राजस्व निरीक्षक होते हैं। पटवारी जो है लेखपाल या पटवारी स्तर पर ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है, उपखंड विभाजित होते हैं तो ग्राम सभा में उपखंड विभाजित होते हैं। उपखंड ग्राम सभा में विभाजित होते हैं। तहसील तालुका, देखो यही जो उपखंड होते हैं इसको तहसील भी बोलते हैं, तालुका भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं, उपमंडल महकमा भी बोलते हैं। कई गांवों और गांव समूहों का समूह होता है, जिसके अध्यक्ष तहसीलदार, तालुका घर या एमआरओ होते हैं। ठीक है, कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? तो वारन हेस्टिंग ने किया था। कलेक्टर के पद का सृजन वारन हेस्टिंग ने 1972 में किया था। जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट अपने जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। ठीक है, जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? तो कलेक्टर का भी होता है, जिलाधिकारी का होता है, जिलाधीश या विकास पदाधिकारी का भी होता है। ठीक है, जिलाधिकारी जिले में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, संपन्न प्रतिनिधि और प्रथम लोक सेवक होता है। वह कलेक्टर, जिलाधिकारी और जिलाधीश तथा विकास पदाधिकारी पदों के दायित्व का निर्वहन करता है। जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो कहा जाता है, तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। जब वो राजस्व वसूल का कार्य करता है तो उसे कलेक्टर कहते हैं। जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज में बांटा जा सकता है, तो जनजाति समाज या कृषक समाज में भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जनजाति समाज और कृषक वर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने की सबसे कम त्रुटि होती है। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि इनवार फीता से होती है। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि इनवार फीता से होती है अथवा कम त्रुटि होने की संभावना होती है। छोटे खसकों का मापक होता है तो ये साधारण चेन से, छोटे खसकों के मापन साधारण चेन से होते हैं। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य है समन्वय, नियंत्रण और मॉनिटरिंग। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य समन्वय, नियंत्रण और मॉनिटरिंग का है। जिलाधीशों के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि यह कार्य तो करता है और राज्य सरकार के लिए लेकिन उसके पद और शर्तें नियंत्रित करती है केंद्र सरकार से। जिलाधीशों के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लेकिन उनके पदों की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? तो 1999 में DRDA कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को किन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना आवश्यक है? तो ये सभी हैं, NGO हैं, ग्राम पंचायत राज संस्थाएं हैं, NGO बैंक हैं। ठीक है, कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को पंचायत राज संस्थाओं, NGO तथा बैंकों के साथ समन्वय बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो जिला ग्रामीण विकास अधिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, तो ये सही है। वह जिला परिषद का सहायक संगठक होता है, ये भी सही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों के कार्यों को संपन्न करता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रमुख कार्य हैं पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय की स्थापना करना, सही है। गरीबी कम करने में कार्यकारी और तकनीकी सहायता देना, दोनों सही है। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन। जिला विकास अभिकरण के शासी निकाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करता है। ठीक है, तो ये सही है। नीति निर्देशन का कार्य करता है, ये भी सही है। योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करता है, तो उपरोक्त सभी ये सभी हो जाएंगे। DRDA के सदस्य निम्नलिखित में से, ठीक है, DRDA के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं? DRDA के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो ये जो है आपके जिले के सांसद और विधायक दोनों होते हैं। जिले के सांसद और विधायक दोनों होते हैं DRDA के सदस्य। जिला स्तर पे जिला स्तर के अधिकारी, बैंकर, गैर सरकारी संगठन, ठीक है, गैर सरकारी संगठन और राज्य तथा कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं।